हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी विद सुनील राठौड़ में हार्दिक स्वागत। साथियों, हम राजस्थान भूगोल की जो क्लासेस रेगुलर पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेशों की बात की थी। आज हम राजस्थान के चौथे और अंतिम भौतिक प्रदेश की बात करने वाले हैं। जो साथी नए जुड़े हैं वो हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिए गए हैं उनको आप क्लिक करें। वहां आपको हमारे सभी पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम। राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पठारी प्रदेश है, ये जो भौतिक प्रदेश है, ये किसका अवशेष है। तो यह भौतिक प्रदेश जो है यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब सवाल ये आता है कि इस पठार का विकास कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, या निर्माण काल कौन सा है इसका। तो साथियों, इसका जो निर्माण काल है वो है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल। इस काल में ये जो गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड में जो ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था, ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन, तो उस दरारी उद्भेदन से जो लावा प्रवाहित हुआ था, उस लावे के प्रवाह से इस पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसका ये जो भौतिक प्रदेश है किसका अवशेष है। तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसका निर्माण काल कौन सा है। तो इसका निर्माण काल है क्रिटेशियस काल। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो ये इस गोंडवाना लैंड में जो ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था, ज्वालामुखी 2 तरह से विस्फोट होता है। एक शंकुनुमा आकृति में विस्फोट होता है, दूसरा ये दरार के रूप में उद्भेदन इसका होता है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इस हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था। अब यदि हम बात करें कि जो हाड़ौती का पठार है, यह राजस्थान का दक्षिण पूर्व क्षेत्र, और यह हमने एक वर्षा रेखा की बात की थी। तो यह वर्षा रेखा आती है 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा। तो इस 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा के द्वारा ये जो हाड़ौती का पठार है ये अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश से अलग होता है। अब यदि हम बात करें कि यह हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है, तो इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 6.89% भाग विद्यमान है। यानी ये भौतिक प्रदेश राजस्थान के 6.89% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और इस क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं जनसंख्या की बात करेंगे, तो इस क्षेत्र में राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्र हो गया 6.89% और जनसंख्या हो गई यहाँ पर 11% राजस्थान की जनसंख्या। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, हमने अब तक राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश पढ़ लिए हैं, चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि हम इनके क्षेत्र की तुलना करते हैं तो यह भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। अब यहाँ आपसे जो सवाल पूछ सकता है उसमें यह पूछेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आरोही या अवरोही क्रम क्या है, या जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आरोही या अवरोही क्रम क्या है।
तो हमने अब तक राजस्थान के सारे ही भौतिक प्रदेशों का क्षेत्र और उनकी जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया है। तो ये जो भौतिक प्रदेश है यह क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान की 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। चलिए एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यदि सवाल आपसे पूछे कि 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा कौन से भौतिक प्रदेशों को अलग करती है, तो उसके अंतर्गत एक तो पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी इन दोनों भौतिक प्रदेशों को यह 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा अलग करती है। तो यहां तक की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान में क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा है, लेकिन इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का प्रवाह होता है। तो सवाल आपसे यदि पूछा कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का प्रवाह कौन से भौतिक प्रदेश से है, तो हाड़ौती के पठार से है। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा जो है वर्षा की या सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश भी हाड़ौती का पठार रहता है। हम राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वर्षा भी सर्वाधिक यहाँ पर है, नदियों का प्रवाह भी सर्वाधिक यहाँ पर है। और यदि पर्टिकुलर एक जिले की बात करते हैं तो यह तो हो गया सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। यदि हम एक जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है यह जिला रहता है झालावाड़। यदि हम बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है यह रहता है माउंट आबू। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार, जिला हो जाएगा झालावाड़ और स्थान हो जाएगा माउंट आबू। कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये जो हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार के दक्षिण में यहाँ पर मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है। मालवा का पठार है। तो हाड़ौती का जो पठार है यह पठार इस मालवा के पठार का ही उत्तरी विस्तार है या इसका उत्तरी भाग है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि यह हाड़ौती का पठार किस पठार का भाग है या किस पठार का हिस्सा है, तो ये जो हाड़ौती का पठार है ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है या उत्तरी भाग है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार कैसे है इसको हम आगे जानेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। तो ये हो गया मालवा के पठार का उत्तरी भाग। अब ये जो पठारी क्षेत्र है, इस पठार के एक तरफ यहाँ हमने पहले पढ़ा था, यहाँ अरावली पर्वतमाला है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ फैली हुई है विंध्याचल पर्वतमाला। तो एक तरफ हो गई अरावली पर्वतमाला और दूसरी तरफ हो गई विंध्याचल पर्वतमाला। तो हाड़ौती का जो पठार है, यह हाड़ौती का पठार विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि यह हाड़ौती का पठार कौन सी पर्वतमालाओं का संक्रमण क्षेत्र है, तो यह हाड़ौती का पठार विंध्याचल पर्वतमाला। हम भारत के भूगोल के अंतर्गत इसका विस्तार से चर्चा करेंगे विंध्याचल का। तो यह हाड़ौती का पठार विंध्याचल और अरावली पर्वतमालाओं के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। और हम यहाँ पढ़ते हैं बूंदी सवाईमाधोपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है ग्रेट बाउंड्री फोल्ट यानी महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी या इसे हम कहते हैं ग्रेट
बाउंड्री फोल्ड। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। सवाल ये पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी नदी महान भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो यहाँ से होकर प्रवाहित होती है चंबल नदी। तो ध्यान रखना आपको कि महान भ्रंश जो घाटी है या महान भ्रंश घाटी जो है उसका विस्तार कहाँ पर है? तो ये विस्तार हो जाएगा बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्रों में। अब ये जो हड़ौती का पठार है इसके कई सारे विभाजन हैं, हम उसकी बात करेंगे। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ तक सेव कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण हैं हाड़ौती के पठार के। इसको एक बार क्लियर कर दूं मैं यहाँ तक, आपने इसको नोट किया होगा। चलिए ये हो गया हाड़ौती का पठार। अब हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो भीलवाड़ा का यहाँ स्थान है जिसे हम कहते हैं बिजोलिया। भीलवाड़ा का स्थान हो जाएगा बिजोलिया। और चित्तौड़गढ़ का स्थान है जिसे हम कहते हैं भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। तो इन दोनों स्थानों के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र को हम कहते हैं ऊपरमाल का पठार या ऊपरमाल। तो ऊपरमाल कहाँ पर स्थित है? ऊपरमाल स्थित है बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य यह ऊपरमाल क्षेत्र स्थित है। कई बार यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्थित है कोटा और यहाँ रहेगा झालावाड़। तो कोटा और झालावाड़ के बीच ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ी समूह विद्यमान है। और ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी समूह है, इसी पहाड़ी समूह में एक मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ या मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है, जहाँ राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, जो राजस्थान की एक बाघ परियोजना भी है। तो हम बात करते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, हमने इससे पहले अर्धचंद्राकार टीलों की बात की थी जिसे हम बरखान के नाम से जानते हैं। यहाँ आ गई अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जो है ये कोटा और झालावाड़ के बीच, और इसी अर्धचंद्राकार पहाड़ी समूह में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जहाँ पर राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। 9 जनवरी 2012 को इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कोटा के वन्य जीव प्रेमी शासक थे मुकुंद सिंह हाड़ा, जिनके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किया गया था। तो ध्यान रखना आपको कि अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी समूह है वो कोटा और झालावाड़ के बीच स्थित है। इसके बाद जो बारां जिला है, बारां जिले में यहाँ स्थित है शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि। तो ये जो शाहाबाद उच्च भूमि है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र में घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है। तो ये हो गया जिला बारां। बारां का क्षेत्र कौन सा हो गया?
शाहाबाद उच्च भूमि, और विशेषता क्या हो गई इसकी कि यहाँ पर घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो कोटा और झालावाड़ के बीच जो क्षेत्र था वहाँ पर पाई गई थी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, और बारां की जो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है यहाँ पाई गई है घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये झालावाड़ का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, और झालावाड़ के इस दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं डग गंगधार क्षेत्र, डग गंगधार प्रदेश या क्षेत्र। तो ये झालावाड़ जिले का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। तो यदि सवाल आए कि झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को कहते हैं डग गंगधार क्षेत्र या डग गंगधार प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये सारी विशेषताएं हाड़ौती के पठार की, आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं। क्लियर। अब ये जो हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार को हमने संरचना के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया था। संरचनात्मक रूप से हमने इसको दो भागों में बांटा था। पहला था विंध्यन कगार भूमि और दूसरा था दक्कन लावा क्षेत्र। हाड़ौती का पठार यह हो गई थी 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा। अब हमने इसको दो भागों में बांटा था। इसका जो पहला भाग था, यह पहला भाग था विंध्यन कगार भूमि। तो इसको समझना कि विंध्यन कगार भूमि क्या है। तो साथियों, यहाँ बहती है चंबल नदी, ध्यान से समझना इसको, और यहाँ से प्रवाहित होती है बनास नदी। तो एक तरफ चंबल नदी और एक तरफ बनास नदी। तो चंबल और बनास नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो फैला हुआ है कोटा और सवाई माधोपुर में, कहाँ पर विस्तार है इसका, कोटा और सवाई माधोपुर में। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है विंध्यन कगार भूमि। और इस भूमि का जो विस्तार है, यह विस्तार चंबल नदी की घाटी के साथ साथ कहाँ तक है, करौली और सवाई माधोपुर तक। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार कोटा और सवाई माधोपुर में, ये चंबल और बनास नदियों के बीच का क्षेत्र है, चंबल और बनास के बीच का क्षेत्र। अब जो विशेषता यहाँ की है, वो विशेषता क्या है कि जो विंध्यन कगार भूमि है, इस विंध्यन कगार भूमि में इमारती पत्थर प्राप्त होते हैं। इमारती पत्थरों का खनन यहाँ से होता है। अभी जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा गया था कि जो विंध्यन कगार भूमि है, इस विंध्यन कगार भूमि का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। इस विंध्यन कगार भूमि का जो निर्माण है वह हुआ है बलुआ चट्टानों से, बलुआ चट्टानों से। तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो विंध्यन कगार भूमि है, यह विंध्यन कगार भूमि चंबल और बनास नदियों के बीच, चंबल और बनास नदियों के बीच कोटा और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है, यह विस्तार चंबल नदी के साथ साथ आगे करौली और धौलपुर तक है। फिर ये जो विंध्यन कगार भूमि है, ये इमारती पत्थरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और इस विंध्यन कगार भूमि का निर्माण जो है, यह बलुआ चट्टानों से हुआ है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार के दूसरे भाग, जिसे हम कहते हैं दक्कन लावा क्षेत्र। दक्कन लावा क्षेत्र। तो अब इसको आप समझें
कि ये जो क्षेत्र है दक्कन लावा क्षेत्र, ये क्या है, इसे दक्कन लावा क्षेत्र क्यों कहते हैं। तो इसको आप समझें कि हाड़ौती के पठार का जो अधिकांश भाग है, इस अधिकांश भाग पर मध्यम काली मिट्टी का फैलाव है। ध्यान से समझना इसको कि यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी का फैलाव है। अब ये मध्यम काली मिट्टी यहाँ पर कैसे आई, और मध्यम काली मिट्टी वाले क्षेत्र को हम दक्कन लावा क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसको आप समझें। हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की। यह हो गया राजस्थान। तो वर्तमान में जहां पर महाराष्ट्र राज्य है, इस महाराष्ट्र राज्य में एक ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था, जिसे हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। इस दरार को कहा जाता है दक्कन ट्रैप या दक्कन की दरार। अब इस दक्कन ट्रैप से जो ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था, उस दरारी उद्भेदन से लावा जो है लगातार यहाँ से प्रवाहित हुआ, और यह लावा यहाँ से चारों दिशाओं में फैलने लगा, और इस लावे के फैलने से भारत के एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। यह लावा उत्तर की ओर फैला, तो उत्तर की ओर फैला तो पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्र आया। मध्य प्रदेश में इस लावे से बना मालवा का पठार, और उस मालवा के पठार का जो उत्तरी विस्तार हुआ, वह विस्तार हुआ राजस्थान में, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो हाड़ौती का पठार बना है, यह पठार दक्कन ट्रैप से आए हुए लावे से बना है। इस बात को ध्यान से समझना। अब ये जो लावा यहाँ आया था, वो लावा कहाँ से आया था, दक्कन ट्रैप से आया था। अब इस लावे के ठोस होने से यहाँ पर बनी थी बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण यहाँ पर हुआ था, और कालांतर में इन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ, मध्यम काली मिट्टी का। तो अब इस बात को वापस समझना कि हाड़ौती के पठार पर जो काली मिट्टी है, इस लाइन को समझना आप, जो यहाँ पर काली मिट्टी है, उस काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप से आए हुए लावे से बनी हुई बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। अतः हाड़ौती के पठार के जिस क्षेत्र पर काली मिट्टी है, उस काली मिट्टी वाले क्षेत्र को हम दक्कन लावा क्षेत्र कहते हैं। यानी ये जो काली मिट्टी है, यह काली मिट्टी दक्कन का लावा ही है। दक्कन लावा से जो यहाँ बेसाल्ट चट्टानें बनी थी, उन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो हाड़ौती के पठार के जिस भाग पर मध्यम काली मिट्टी फैली हुई है, उस क्षेत्र को हम दक्कन लावा क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो काली मिट्टी है, यह काली मिट्टी, इसके कुछ गुण होते हैं। एक तो ये सबसे बारीक कणों वाली होती है। तो बारीक कणों वाली मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। यानी नमी धारण करने की क्षमता इसमें उच्च होती है। साथ ही साथ वर्षा काल में या पानी प्राप्त करते ही यह मिट्टी चिपचिपी हो जाएगी। सूखने पर इस मिट्टी में दरारें बन जाएगी। तो जिस क्षेत्र में काली मिट्टी होती है, उस क्षेत्र में वर्षा काल से पहले ही या वर्षा के आगमन से पहले ही जो है समस्त कृषि कार्य या जुताई बुआई कार्य कर लिए जाते हैं। अब काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी के खूब सारे नाम हैं। तो काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी या रेगर मिट्टी कहते हैं। यूएस वर्गीकरण में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत हम इसे वर्टिसॉल कहते हैं। यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है।
काली कपास मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो उपजाऊपन की दृष्टिकोण से यह मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो दक्कन लावा क्षेत्र जो है, जहाँ दक्कन लावा क्षेत्र है, यह क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है और इस कृषि योग्य भूमि में जो प्रमुख फसलें यहाँ होंगी, तो फसलों के अंतर्गत हमने बात की कि यहाँ पर कपास की खेती होती है। कपास के अलावा यहाँ पर अफीम की खेती होगी, गन्ना यहाँ बो जाएगा, गेहूँ यहाँ हो जाएगा, सोयाबीन यहाँ हो जाएंगे। उसके अलावा मसालों का उत्पादन यहाँ पर हो जाएगा, धनिया, जीरा आदि जो मसाले हैं उनका उत्पादन भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से होता है। तो ये बात की हमने दक्कन लावा क्षेत्र की। तो दक्कन लावा क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा कि दक्कन ट्रैप से आए हुए लावे से बनी जो मिट्टी है, जो दक्कन ट्रैप से लावा आया था, लावे से बेसाल्ट चट्टानें बनी, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से यहाँ काली मिट्टी बनी और काली मिट्टी वाला क्षेत्र ही दक्कन लावा क्षेत्र कहलाता है। तो ये चीज़ें हो गई दक्कन लावा क्षेत्र के बारे में। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ये हमने बात की है राजस्थान के चौथे भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार की। तो यहाँ तक हमारा राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक सवाल जो इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण पूछा जाता है, वो ये पूछा गया कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? ये सवाल अभी किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है। इसके लिए हमें समझना होगा भारत को। तो ये भारत हो गया। उसके बाद यहाँ हो जाता है हमारा राजस्थान। अब ध्यान देना कि यहाँ पर भारत का पहला भौतिक प्रदेश यहाँ होता है हिमालय पर्वतमाला, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद इसके दक्षिण में यहाँ फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यह एक संकरी घाटी के रूप में कहाँ तक? गुजरात तक फैला हुआ है। और राजस्थान में जो वो संकरी घाटी है, यह संकरी घाटी राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, इसका हिस्सा हो जाएगा। तो राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो ये भारत का एक और महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तो आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये प्रायद्वीप पठार है, इसका जो राजस्थान में हिस्सा है उसको हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। यानी अब जो राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि
कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है। वहाँ ऑप्शन ये थे, पूर्वी मैदान किसका भाग है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद जो सवाल इस टॉपिक से बनते हैं वो सवाल ये बनते हैं कि ये जो भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख पर्वत हैं, ये पर्वत कहाँ कहाँ हैं और इन पर्वतों पर कहीं पर दुर्ग बने हुए हैं, कहीं पर प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। तो इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो पर्वत रहता है वो रहता है बांसदरा पर्वत। बांसदरा पर्वत, तो बांसदरा पर्वत साथियों कहाँ पर, यह पर्वत है उदयपुर में और इस पर्वत पर प्रसिद्ध सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसे हम मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। तो सज्जनगढ़ दुर्ग, बांसदरा पर्वत उदयपुर में, और इसे हम मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह एक और छोटा सा पर्वत है, नाम है माछला मगरा। तो माछला मगरा जो है ये पर्वत भी उदयपुर जिले में, उदयपुर शहर में, और इस पर्वत पर प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। साथियों यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे, राजस्थान का दूसरा रोपवे ये स्थापित किया गया था 2008 में। तो दूसरा रोपवे राजस्थान का करणी माता मंदिर उदयपुर में स्थापित किया गया था। इससे पहले 2006 में जालोर में जो सुंडा माता मंदिर है वहाँ पर पहला रोपवे स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे तो माछला मगरा उदयपुर में, जहाँ करणी माता का मंदिर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले पर्वत की। तो यह पर्वत आता है नील हिमवंत पर्वत या गदमांधन पर्वत या हेमकूट पर्वत। नील हिमवंत या गदमांधन या हेमकूट पर्वत। तो साथियों ये पर्वतमाला है, ये पर्वत है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में है। और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। महाराणा प्रताप का ये जन्म स्थल है, महाराणा उदय सिंह का ये पालन स्थल है, और यहीं पर वह कटारगढ़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना ऊंचा है कि आप यदि इसको ऊंचाई तक देखेंगे तो सिर पर रखी हुई आपकी पगड़ी गिर जाएगी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग नील हिमवंत पर्वत या गदमांधन या हेमकूट पर्वत पर बना हुआ है राजसमंद जिले में। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो आता है सोनगिरी पर्वत। सोनगिरी पर्वत, तो सोनगिरी पर्वत कहाँ पर है, यह है जालोर जिले में। सोनगिरी पर्वत जालोर जिले में, और यहाँ पर जालोर का प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है। तो यहाँ जालोर दुर्ग बना हुआ है और इसे हम सुवर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो जालोर दुर्ग को कहते हैं, और स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो हम कहेंगे, आगे बात करेंगे हम, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। तो सोनगिरी पर्वत जालोर में, जिस पर जालोर दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग बना हुआ है। अब जो अगला पर्वत रहता है वो रहता है सुंडा पर्वत, और ये सुंडा पर्वत जो है ये भी जालोर जिले में स्थित है।
जालौर की भीनमाल तहसील में ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों का हिस्सा है सुंडा पर्वत। इसको हमने राजस्थान के पिछले भौतिक प्रदेश लूनी बेसिन के अंतर्गत भी पढ़ा था। तो सुंडा पर्वत जो है, एक तो यहाँ पर विशेषता सुंदा माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सुंदा माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में यहाँ स्थापित किया गया था। दूसरा रोपवे करणी माता मंदिर उदयपुर में स्थापित किया गया। और तीसरी जो यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर भालू के संरक्षण के लिए भालू अभयारण्य विकसित किया गया है। तो सुंडा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर, राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में यहाँ स्थापित किया गया और यहाँ भालू अभयारण्य भी विकसित किया गया है। तो आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पर्वत की ओर। तो अगला जो पर्वत है वह पर्वत है त्रिकूट पर्वत। यहां भी आप थोड़ा कंफ्यूज ना हुए, त्रिकूट के नाम से राजस्थान में 2 पर्वत या पहाड़ी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकूट पहाड़ी की। त्रिकूट पहाड़ी जिसे गोरहरो पर्वत भी कहते हैं, गोरहरो पर्वत भी इसे कहते हैं। तो साथियों, त्रिकूट पहाड़ी या गोरहरो पर्वत जो है ये स्थित है जैसलमेर में। और इस घोरहरो पर्वत पर जैसलमेर का प्रसिद्ध दुर्ग, जिसे जैसलमेर दुर्ग के नाम से जानते हैं, इसे हम सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, इसे जिसाणगढ़ के नाम से जानते हैं, इसे गोरहरोगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे नाम आ गए। इसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग और स्वर्णगिरी त्रिकूट पर्वत या जैसलमेर दुर्ग जो है उसको हम कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर त्रिकूट पहाड़ी आया है, तो त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है। लेकिन यदि बात करेंगे त्रिकूट पर्वत की, तो त्रिकूट पर्वत जो है वह करौली जिले में रहता है, जहाँ पर केला देवी का मंदिर बना है। उसकी हम बात आगे करने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया जैसलमेर दुर्ग। तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है ये विश्व धरोहर में भी शामिल है। सन 2013 में राजस्थान के 6 गिरी दुर्गों को, 6 जो दुर्ग हैं उनको विश्व धरोहर में शामिल किया था। उसमें से एक दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग। हम राजस्थान के पर्यटन के अंतर्गत इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब जो अगला दुर्ग है, पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पर्वत। चिड़िया टूक पर्वत या इसे कहते हैं पंचेटिया पर्वत, पंचेटिया पर्वत। तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत स्थित है मेरे गृह नगर जोधपुर में। और इस पर्वत पर जोधपुर का विशालकाय मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है। आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसे मेहरानगढ़ कहते हैं। मोर के समान आकृति वाली पहाड़ी पर यह बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं मयूर ध्वजगढ़। और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। तो सन 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था, जब जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग या मयूर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि दुर्ग चिड़िया टूक पर्वत या पंचेटिया पर्वत जोधपुर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं। तो अगला जो पर्वत आता है वो आता है बीठली पर्वत।
नाम सुनते ही आपको अंदाज लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं अजमेर की। और ये जो बीटली पर्वत है, यहाँ पर अजमेर का प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग, जिसे हम कहते हैं गढ़ बीटली, या इसे हम राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तो राजस्थान का जिब्राल्टर या गढ़ बीटली या अजमेर का प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग बीटली पर्वत अजमेर में बना हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान रखना आप, राजस्थान में तारागढ़ के नाम से एक और दुर्ग है, वो दुर्ग रहता है बूंदी में। चलिए हम बात कर ही लेते हैं। तो ये ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया था, लेकिन जो दुर्ग बूंदी जिले में है, बूंदी जिले में जो दुर्ग है वो है आडावाला पर्वत पे। आडावाला पर्वत कहाँ पर? यह रहेगा बूंदी में। और इस आडावाला पर्वत पर बूंदी का तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। और ये दुर्ग जो है तारे के समान आकृति होने के कारण इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग, जो जंगल बुक के लेखक हैं, इन्होंने कहा था कि मेहरानगढ़ के बारे में उन्होंने कहा था कि इस दुर्ग को देखने से मालूम होता है कि यह परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित किया गया है। आडावाला पर्वत के बारे में, तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग ऐसा लगता है जैसे भूत और प्रेतों ने इसका निर्माण कार्य किया है। तो एक तारागढ़ अजमेर में बीटली पर्वत पर, और दूसरा तारागढ़ वो है बूंदी में आडावाला पर्वत पर। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अगला पर्वत। तो वह पर्वत आता है थंब पर्वत। तो थंब पर्वत जो है ये स्थित है सवाई माधोपुर में। और इस थंब पर्वत पर बना हुआ है प्रसिद्ध रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग जो अपने इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, अपने साके के लिए प्रसिद्ध रहा है। हमीरदेव चौहान के समय जब यहाँ पर साका हुआ था, तो वह थंब पर्वत सवाई माधोपुर में, जहाँ पर रणथंबोर दुर्ग बना हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे भामती पहाड़ी। तो भामती पहाड़ी जो है ये स्थित है दौसा जिले में। भामती पहाड़ी दौसा में, और इस पहाड़ी पर बना हुआ है दौसा का किला। तो भामती पहाड़ी दौसा में, और यहाँ पर दौसा का किला बना हुआ है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। हो गया मित्रों यहाँ तक क्लियर। अब भामती पहाड़ी के बाद अगली जो पहाड़ी आएगी, जो पर्वत आएगा, वो रहेगा पाली जिले में। और पर्वत का जो नाम है वो रहेगा नानी सिरडी की पहाड़ी। नानी सिरडी की पहाड़ी। तो नानी सिरडी की जो पहाड़ी है ये स्थित है पाली जिले में। और इस पहाड़ी पर प्रसिद्ध सोजत का किला बना हुआ है। यहाँ पर सोजत का किला इस पर बना हुआ है, नानी सिरडी की पहाड़ी पाली में। उसी तरह पाली में ही एक और पहाड़ी है, नाम है सारण की पहाड़ी। तो सारण की पहाड़ी भी पाली में। और इस पहाड़ी पर मारवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक थे राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन की छतरी, राव चंद्रसेन की छतरी जो है वो सारण की पहाड़ी पर बनी हुई है। राव चंद्रसेन, जिनको भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, तो इनकी छतरी जो है ये सारण की पहाड़ी पाली में बनी हुई है।
अब हम बात करते हैं अगले पर्वत की। तो अगला पर्वत है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत स्थित है रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, और यहाँ पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। जीण माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान के कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक। राजस्थान की लोक देवियों में एक महत्वपूर्ण लोक देवी है राजस्थान में जिनके लोकगीत सबसे लंबे हैं। तो जीण माता जो है इनका मंदिर हर्ष पर्वत रेवासा सीकर में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं त्रिकूट पर्वत की। त्रिकूट पर्वत, तो त्रिकूट पर्वत जो है ये स्थित है करौली में, और इस पर्वत पर प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर बना हुआ है। केला देवी का मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है, ये जो पर्वत है, ये प्रसिद्ध कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। कालीसिल नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है, ये पर्वत स्थित है। सवाल यदि आ गया कि केला देवी का मंदिर कौन से नदी के किनारे है, तो नदी हो जाएगी कालीसिल नदी। केला देवी का मंदिर कौन से पर्वत पे है, तो त्रिकूट पर्वत पे है। हमने पहले बात की थी त्रिकूट पहाड़ी की, तो त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में, और त्रिकूट पर्वत जो है ये करौली में रहता है। अब इसके बाद अगला जो पर्वत हमारा रहेगा वो रहेगा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, कोटा और झालावाड़ के बीच। अब इसी पर्वतीय क्षेत्र में, अच्छा ये महत्वपूर्ण क्यों है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है, तो कोटा झालावाड़ के बीच, जिसे हम मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसी क्षेत्र में राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और तीसरी बाघ परियोजना मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हम राजस्थान के वन्य जीव संसाधनों में इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आगे। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के बाद अगला जो पर्वत रहता है वो रहता है रोजा भाखर, फिर रहता है इसराना भाखर, फिर रहता है डोरा पर्वत। तो ये सारे जो पर्वत हैं, ये सारे ही पर्वत आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, ये मिलेंगे आपको जालोर ज़िले में। कोई दिक्कत नहीं, जालोर ज़िले के अंतर्गत रोजा भाखर, इसराना भाखर और डोरा पर्वत। और यदि आपसे कहे 56 पर्वत, 56 पर्वत, तो 56 पर्वत जो है ये रहता है उदयपुर में। हमने इससे पहले बात की थी 56 की पहाड़ियों की। तो 56 की पहाड़ियाँ शिवाना बाड़मेर जो है, शिवाना के आसपास के पहाड़ी समूह को कहते हैं। और केवल यदि बात आती है 56 पर्वत की, तो ये रहता है उदयपुर जिले में। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए मित्रों, ये राजस्थान के कुछ प्रमुख पर्वत हो गए। अब पर्वत के बाद हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पठारों की। यहाँ से भी आपके सवाल महत्वपूर्ण रूप से बनते हैं। तो पर्वत के बाद हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पठारों की। तो पठारों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला पठार रहता है वो रहता है उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार जो है ये स्थित है सिरोही जिले में। और यहाँ से सवाल आपका कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बनता है। क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। तो जो गुरु शिखर चोटी अपनी है, ये गुरु शिखर चोटी
इसी पठार पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही जिले में। अब इसके बाद जो दूसरा पठार रहता है ये रहता है आबू का पठार। तो आबू का जो पठार है ये पठार भी सिरोही जिले में स्थित है। इस पठार पर माउंट आबू कस्बा बसा हुआ है। माउंट आबू कस्बा बसा है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा ये पठार है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आबू के पठार के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पठार रहता है वो रहता है भोराट का पठार। तो भोराट का पठार जो है साथियों ये राजसमंद और उदयपुर जिले में फैला हुआ है। राजसमंद और उदयपुर। तो राजसमंद का तो क्षेत्र रहता है कुंभलगढ़ और उदयपुर का रहता है गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच यह पठार फैला हुआ है। अब इसी पठार पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ बना है। मेवाड़ क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसकी हमने बात पिछली क्लास में की थी जरगा चोटी, तो ये भी इसी पठार पर स्थित है। तो ये हो गया भोराट का पठार। अब भोराट के पठार के बाद जो अगला पठार रहता है एक और महत्वपूर्ण पठार वो है मेसा का पठार। तो मेसा का पठार जो है ये स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में और यहाँ पर राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है। चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया यह दुर्ग जो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग यह है। अब इसके बाद जो अगला पठार हमारा रहता है वह रहता है बीजासण का पठार। बीजासण का पठार। तो ये पठार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, बीजासण का पठार भीलवाड़ा में जहां पर प्रसिद्ध मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। मांडलगढ़ दुर्ग जहां बना है। अब ये जो दुर्ग है ये दुर्ग 3 नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। तो यहाँ का जो त्रिवेणी संगम है बेड़च, बनास और मैनाल, तो ये दुर्ग जो है बेड़च, बनास और मैनाल के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। अब बीजासण के बाद जो अगला पठार रहता है वह रहता है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार। तो ये पठार भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इस पठार पर प्रसिद्ध भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। अब ये दुर्ग जो है ये चंबल और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बामनी। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसमें सबसे पहले बामनी नदी ही आकर मिलती है और इन दोनों नदियों का संगम भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में होता है जहां इनके संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब मानदेसरा के बाद अगला जो पठार है वह रहता है ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का जो पठार है इसका विस्तार रहता है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो भीलवाड़ा में बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़, तो इनके बीच जो है इस पठार का विस्तार है। तो ये राजस्थान के कुछ पठार, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और पठारों की। तो महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो हुआ था पिछला 2016 में, वहाँ एक एग्ज़ाम पूछा गया था, एक सवाल पूछा गया था एग्ज़ाम में। सवाल था लसाड़िया का पठार। ठीक है, अब सवाल किस तरह पूछा गया ये हम आगे बात करेंगे। अगला जो पठार आ गया लसाड़िया का पठार, ये स्थित है उदयपुर जिले में और ये पठार जयसमंद झील के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो जयसमंद झील का जो पूर्वी किनारा है, इस पूर्वी किनारे पर लसाड़िया का पठार है। तो जो सवाल पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में कि जयसमंद झील का पूर्वी पठारी छोर या पूर्वी जो छोर है क्या कहलाता है, तो उसका सही आंसर था लसाड़िया का पठार। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब एक और पठार है, नाम है कांकनवाड़ी का पठार। तो कांकनवाड़ी का जो पठार है, ये पठार स्थित है अलवर में। काफ़ी प्रसिद्ध रहा है ये पठार इतिहास में, क्योंकि इस पर बना हुआ है कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला, और यह किला काफ़ी ऐतिहासिक रहा है क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पर कैद करके रखा था। तो ये हो गया कांकनवाड़ी का पठार अलवर में। और इसके बाद जो एक और पठार रहता है वो आता है क्रास्का का पठार। तो जो क्रास्का का पठार है, ये पठार भी अलवर जिले में स्थित है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि कांकनवाड़ी और क्रास्का, ये दोनों पठार जो है, इन दोनों पठारों पर संयुक्त रूप से स्थित है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। तो क्रास्का और कांकनवाड़ी के पठारों पर सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है और कांकनवाड़ी के पठार पर कांकनवाड़ी का किला बना हुआ है। तो यहाँ तक राजस्थान के कुछ और पठारों की हमने बात की। आप एक बार इसको भी सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो साथियों, यहाँ तक की जो क्लास हमारी हो गई है, इस क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत और कुछ पठारों की चर्चा की है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है।